हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एड्स आफ्टर कॉलेज। आईबीपीएस एसओ मेंस की प्रिपरेशन में एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस सुन के हैरानी तो हो रही होगी, क्योंकि अभी तक लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर में जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस देखे तो नहीं गए हैं, लेकिन उससे पहले के कुछ क्वेश्चन पेपर्स में हमने एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस के सवाल देखे हैं। ठीक है। तो जब प्रोफेशनल नॉलेज की बात हो रही है, क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ बात करता है प्रोफेशनल नॉलेज। तो प्रोफेशनल नॉलेज में हम कौन सा टॉपिक जो है कवर करें, कौन सा टॉपिक छोड़ें, ये डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑल द सब्जेक्ट्स विच वर कवर्ड ड्यूरिंग 5 years और 3 years ऑफ योर लॉ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसमें से जूरिस्प्रूडेंस ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को डराता भी है, लेकिन पूरी डिग्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लॉ। स्टडी ऑफ लॉ ही है जूरिस्प्रूडेंस। तो इसे तो आप छोड़ ही नहीं सकते, बहुत बेसिक है। तो इसे कवर करना भी जरूरी है। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जूरिस्प्रूडेंस के डिस्कस कर रहे हैं, जहां मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आप कवर कर सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, टू मेक श्योर कि ये सब्जेक्ट आपका मेंस के लिए एकदम प्रिपेयर हो जाए। ठीक है। चलो, तो क्विकली, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, विल मूव टू जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो जूरिस्प्रूडेंस में आपको टॉपिक कवर करने हैं, देखिए आपको मीनिंग कवर करना है। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट डज जूरिस्प्रूडेंस मीन, और जब जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग कवर करेंगे तो सिर्फ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि किस जूरिस्ट ने क्या कहा। जैसे अल्पियन का क्या कहना था, पैटन का क्या कहना था, ऑस्टिन का क्या कहना था, सालमिन का क्या कहना था, केल्सन का क्या कहना था। तो उसमें मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द जूरिस्प्रूडेंस जिन्होंने ये डिफाइन किया है कि व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट इज लॉ। ये दो क्वेश्चंस जो जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट जूरिस्ट ने डिफाइन किए हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। पहला टॉपिक कवर। दूसरे टॉपिक में जब हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए सोर्सेस। सोर्सेस क्या क्या है लॉ के। ठीक है। बिकॉज देखो, अल्टीमेटली जूरिस्प्रूडेंस है क्या? जूरिस्प्रूडेंस, अगर मैं सारे के सारे जूरिस्ट को समराइज भी करूं, तो जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ। अब हर जूरिस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग लॉ है। ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस में हर जूरिस्ट के हिसाब से लॉ की डेफिनेशन अलग अलग है। तो जिस तरीके से लॉ की डेफिनेशन अलग अलग है, उसी तरीके से उन्होंने ये भी बताया है कि लॉ को किस अलग अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम लॉ के सोर्सेस की बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे तीन मेन सोर्सेज आपको कवर करने की जरूरत है। पहला है आपको कस्टम, दूसरा है आपका लेजिस्लेशन, तीसरा है आपका प्रीसिडेंट। ठीक है। अब जब आप कस्टम, लेजिस्लेशन एंड प्रीसिडेंट में बात करेंगे, तो थोड़ा सा उन्हें डिटेल में पढ़ना। सेकेंड जो टॉपिक आपको कवर करना है वो आपके स्कूल्स, क्योंकि हर जूरिस्ट के आइडियाज पे एक अलग स्कूल बना है। आपके एनालिटिकल स्कूल के जो जूरिस्ट हैं वो है बेंथम, ऑस्टिन, हार्ट, साइमन, केल्सन। ठीक है। हिस्टोरिकल स्कूल जो है वो साविग्नी और पुचता की देन है। सोशियोलॉजिकल स्कूल वही मेन और रॉस्को पाउंड का है। और नेचुरल स्कूल आपके थॉमस एक्विनास से शुरू होकर हॉब्स, रूसो, लॉक, इन सब पे आता है। ठीक है। तो आपको सारे स्कूल्स अलोंग विद देयर जूरिस्ट पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके ज्यूरल कॉन्सेप्ट। ठीक है। आपको राइट्स का आइडिया होना चाहिए, ड्यूटीज का आइडिया होना चाहिए, लीगल पर्सनालिटी का आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप का आइडिया होना चाहिए। और एक जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी, दैट इज लाइबिलिटी। आपको लाइबिलिटी का आइडिया भी होना चाहिए। अब इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सब टॉपिक्स उड़ा के नहीं छोड़ूंगी। टॉपिक्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जूरिस की डेफिनेशन, जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है? तो देखो, जो टर्म है आपका जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, जूरिस्प्रूडेंशिया। ठीक है। जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ द लॉ। तो इन शॉर्ट, अगर मैं सारे के सारे जूरिस्ट की डेफिनेशन को अगर क्रक्स फॉर्म में बताऊं, तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ। पूरी डिग्री ही लॉ की है, इसीलिए तो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट। तो लेकिन आपको सिर्फ एक डेफिनेशन पे यहाँ अपने आप को कन्फाइड नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। आपको बहुत सारे जूरिस्ट की डेफिनेशंस को कवर करना है जिन्होंने डिस्कस किया है व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। अगर चाहो नोट डाउन करना तो लिख सकते हो। यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट अल्पियन सेड, यू हैव टू टॉक पैटन, ऑस्टिन, बेंथम, हार्ट, सालमन, केल्सन, साविग्नी, पुचता,
मेन Thomas Aquinas, Roscoe Pound, Digweed, important है Digweed, and then we have Rousseau, John Locke, ठीक है. Then you have other jurists जिन्होंने स्कूल से रिलेटेड तो नहीं कहा है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. We have हॉलैंड, ठीक है. तो आपको मेनली इन जूरिस्ट को तो कवर करना ही करना है. इसके अलावा भी अगर आप कवर करना चाहें तो जूरिस्ट कवर कर सकते हैं. अच्छा, अगर मैं बुक की बात करूं सो देर आर टू बुक्स विच आई रेकमेंड. फर्स्ट इज, सभी को पता है, वीडी महाजन. वीडी महाजन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड इनिशियल चैप्टर है दैट्स ओनली अबाउट द नेचर ऑफ लॉ, नेचर ऑफ स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. उसमें सिर्फ आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ की जो डेफिनेशन ज्यूरिस्ट में दी है वो दी हुई है. आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है. इतना डेप्थ में नहीं जाना है. और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी मेमोरी अच्छी है, मगप अच्छा कर लेते हो, तो एक बहुत पतली सी बुक आती है जिसका नाम है डी कोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस. डी कोडिंग द ज्यूरिस्प्रूडेंस की 200-250 रुपए की बुक मंगवा लो. उसमें जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पॉइंटर्स में बता दिया गया है किस ज्यूरिस्ट ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन किया है, किस ज्यूरिस्ट ने लॉ को कैसे डिफाइन किया है, वो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट टॉपिक यू आर सपोज टू कवर. चलो, सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें तो बहुत अलग अलग सोर्सेस हैं. ऑस्टिन ने अलग सोर्स बताया है, सैविग्नी ने अलग सोर्स बताया है, थियोलॉजियंस ने अलग सोर्स बताया है. अगर मैं ऑस्टिन के सोर्स की बात करूं तो ऑस्टिन का कहना है कि जो आपका सोवरेन है, ठीक है, सोवरेन कह सकते हो, आपका सुप्रीम कमांडर कह सकते हो, ठीक है. सो बेसिकली आपके सोवरेन ने जो कमांड दे दी है आपको, और वो कमांड ही उसके अकॉर्डिंग लॉ का सोर्स है. सैविग्नी की बात करो तो सैविग्नी का कहना है कि सोवरेन ओवरेन कुछ नहीं होता, हम लोगों की विल से लॉ निकल कर आता है, लोगों की विल से लॉ निकल कर आता है. और उसने उस विल को, उस स्पिरिट को एक नाम दे दिया है जिसको कहते हैं वोल्क, जिसे कहते हैं वोल्क जीस्ट, ठीक है. जर्मन टर्म याद रखना. थियोलॉजियंस का क्या कहना है? थियोलॉजियंस का कहना है लोगों को छोड़ दो और एक सोवरेन को छोड़ दो, ऊपर वाले को याद रखो, ठीक है. थियोलॉजिस्ट सोसाइटी, थियोलॉजिकल सोसाइटी जो रिलीजन पे बेस्ड है, इनका कहना है कमांड गिवन बाय द गॉड, दैट इज वेयर लॉ कम्स फ्रॉम, ठीक है. अगर आप सोर्सेस को क्लासिफाई करना चाहें तो पहला आप उसको नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. नेचर के बेसिस पे लॉ जो है वो दो टाइप का होता है. एक वो जो लीगली बाइंडिंग होता है, यानी कि जिसको स्टेट इन्फोर्स कर सकता है. आपके बहुत सारे कस्टम्स जिनको स्टेट इन्फोर्स करता है और आज की डेट में वही लॉ बन गए हैं. हिंदू मैरिज एक्ट इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है. दूसरा जो है लीगली बाइंडिंग आपके लेजिस्लेशंस होते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज योर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दीज आर ऑल लेजिस्लेशन. तीसरा है आपका प्रीसीडेंट. प्रीसीडेंट यानी कि वो डिसीजन जो कि कोर्ट पास करता है. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बाइंडिंग अपॉन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, राइट. हाई कोर्ट का डिसीजन उस पर्टिकुलर स्टेट के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, राइट. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइसिस हमेशा याद रखना. सो नेचर के बेसिस पे लीगली बाइंडिंग सोर्सेस कौन से हैं? आपके कस्टम्स, आपका लेजिस्लेशन, आपके प्रेसिडेंट. दूसरा होता है परसुएसिव. परसुएसिव वो सोर्स है जहां से लॉ निकल के तो आता है लेकिन उसका कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है, सिर्फ परसुएसिव वैल्यू है. मानना है तो फिर मानो, नहीं भी मानना है तो भी चलेगा. जैसे कि लोग ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स जो ज्यूरिस्ट लिख के चले गए हैं, उपेंद्र बख्शी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ज्यूरिस्ट वी हैव इन इंडिया, लेकिन क्या उनका लिखा हुआ बाइंडिंग है? नो. लोगों के ओपिनियंस, किसी भी डिसीजन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेशो डिसाइडेंडे, एक होता है आपका ऑबिटर डिक्टा. Opera dicta is more like the opinions of the judges while writing a decisions. They are not binding, they are persuasive. तो persuasive वो जो binding नहीं है. तो नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करोगे तो लॉ जो है लीगली बाइंडिंग भी हो सकता है, परसुएसिव भी हो सकता है. सैलमेंट के हिसाब से जाओ तो सैलमेंट के हिसाब से लॉ दो तरीके से लॉ क्लासिफाई किया जा सकता है. एक है फॉर्मल सोर्स, एक है मटेरियल सोर्स. फॉर्मल सोर्स वो जिसे आपका पार्लियामेंट, आपका स्टेट रिकॉग्नाइज करता है, वो है आपका फॉर्मल सोर्सेज. Parliament recognizes the law passed by the parliament. Parliament recognizes certain custom, which is why they have made in the form of legislation. These are your formal sources. Material sources वो
जो हिस्ट्री से निकल कर आते हैं, जो लोगों से निकल कर आते हैं, अगेन दे आर नॉट बाइंडिंग इन द नेचर, बट दे कैन बी यूज्ड टू क्रिएट फॉर्मल सोर्सेस, राइट? लोगों के आपस के कस्टम्स को ही तो यूज करके हम लेजिस्लेशन में कन्वर्ट करते हैं, कोडिफिकेशन लेकर आते हैं। नागालैंड डिमांड कर रहा था कोडिफिकेशन, नॉर्थ ईस्ट में कोडिफिकेशन की डिमांड हुई, राइट? सो दीज आर बेसिकली द मटेरियल सोर्सेज विच आर लेटर कन्वर्टेड इनटू फॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, चलो, ये था आपका सोर्सेज ऑफ लॉ। सोर्सेज ऑफ लॉ में जो तीन मेजर सोर्सेज की बात मैंने करी थी आपसे, एक है लेजिस्लेशन, दूसरा है कस्टम, तीसरा है प्रीसिडेंट। लेजिस्लेशन मैंने आपको बताया। कस्टम्स की मैं बात करूं तो कस्टम्स की कुछ असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो कस्टम को पूरी करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेट अ बैकिंग फ्रॉम द स्टेट। स्टेट किसी कस्टम को रिकॉग्नाइज तभी करेगा जब ये चार रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। पहला, इमेमोरियल एंटिक्विटी, यानी कितने समय से यूज हो रहा है ये आपको भी नहीं पता है। आप जानते हैं कि बहुत समय से चला आ रहा है, वो कस्टम रीजनेबल भी है, अनरीजनेबल नहीं है, कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है 10 साल फॉलो हुआ फिर 5 साल नहीं हुआ, फिर 10 साल फॉलो हुआ फिर 5 साल नहीं हुआ। एंड लास्ट, कंटिन्यूएशन के साथ साथ वो सर्टेन भी होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए उसमें, इट कैन नॉट बी वेग। एंड लास्टली, आपकी कंट्री के स्टैट्यूट लॉ, यानी फॉर एन एग्जांपल योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके साथ कंफर्मिटी में रहे। इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर एन एग्जांपल इफ इट वायलेट्स एनी ऑफ योर फंडामेंटल राइट, दैट कस्टम कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। तो कस्टम को वैलिड होने के लिए, स्टेट के रिकॉग्निशन के लिए ये चार क्राइटेरियाज फुलफिल करने ही पड़ेंगे। तो ये तीन सोर्सेज ऑफ लॉ माने जाते हैं, लेजिस्लेशन, कस्टम एंड प्रीसिडेंट। कस्टम का आइडिया दोस्तों मैंने आपको दे दिया है। लेजिस्लेशन की मैं बात करूं तो सालमेंट के हिसाब से देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, सालमेंट के हिसाब से लेजिस्लेशन देता कौन है? सालमेंट के हिसाब से लेजिस्लेशन देते हैं दो दो तरफ से लेजिस्लेशन आते हैं आपके। एक आपके जो लेजिस्लेटर्स देते हैं, यानी कि वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। दूसरा, कोर्ट में रहने वाले बैठने वाले व्यक्ति भी लेजिस्लेशन देखते हैं। हाउएवर ये सालमेंट का रहना है, इंडिया में हम ऐसा फॉलो नहीं करते हैं। इंडिया में कोर्ट सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है लेकिन लेजिस्लेशन नहीं दे सकता। विशाखा वर्सेस स्टेट, रिमेंबर, कोर्ट ने क्या कहा था? लॉ बनाना हमारा पार्ट नहीं है, लॉ बनाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दे ओनली गेव गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू पॉश प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अल्टीमेटली उसको लेके कौन आया? आपके लेजिस्लेटर्स, राइट? सो सालमेंट के अकॉर्डिंग भले ही लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेचर्स और कोर्ट दोनों के थ्रू आता है, लाइक यूएस, इंडिया में हम सिर्फ लेजिस्लेचर्स के थ्रू आता है, यानी पार्लियामेंट के थ्रू आता है। सालमेंट के अकॉर्डिंग लेजिस्लेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुप्रीम, एक होता है सबऑर्डिनेट। सुप्रीम वो जो आपकी पार्लियामेंट बनाती है, आपकी पार्लियामेंट बनाती है, पर वही पार्लियामेंट अगर किसी और को पावर दे दे लेजिस्लेशन बनाने की, तो वो हो जाता है आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। फॉर एन एग्जांपल, पार्लियामेंट ने सेबी को पावर्स दी है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की। पार्लियामेंट ने आपकी म्यूनिसिपैलिटी को पावर दी है अपने बाय लॉज बनाने की। तो पार्लियामेंट जब किसी को पावर डेलीगेट कर देती है कि भाई तुम रूल्स रेगुलेशन या बाय लॉ बना लो, तो उस लेजिस्लेशन को सबऑर्डिनेट या फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका दूसरा सोर्स। पहला कस्टम बताया, दूसरा लेजिस्लेशन बताया। तीसरे सोर्स की बात करें तो वो है आपका प्रीसिडेंट। प्रीसिडेंट यानी कि डिसीजन ऑफ योर कोर्ट। ऑलवेज रिमेंबर द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रीसिडेंट की बात करो तो प्रीसिडेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा होता है परसुएसिव। अथॉरिटेटिव वो जो बाइंडिंग होता है, तुम नहीं कह सकते मैं नहीं मानूंगा, मेरा मन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज बाइंडिंग अपॉन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट। क्या कोई हाई कोर्ट बोल सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फॉलो नहीं करूंगा? नो, इट्स अ कंटेम्प्ट, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? तो वो हो गया आपका अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, राइट? बट क्या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कोई डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट पर अथॉरिटेटिव होगा? नहीं। आंध्र प्रदेश का वो हाई कोर्ट का वो डिसीजन उस पर्टिकुलर स्टेट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए बाइंडिंग होगा, लेकिन किसी और स्टेट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। क्या होगा? परसुएसिव। इफ दे थिंक द रैशनल इज राइट, they can accept that precedent, but if they think that rationale is not right, they can deny that.
बिकॉज इट हैज अ परसुएसिव वैल्यू। उस डिसीजन का कौन सा पार्ट बाइंडिंग होता है और कौन सा पार्ट बाइंडिंग नहीं होता है? जो पार्ट बाइंडिंग होता है उसे हम बोलते हैं रेशो डिसाइडेंडी, और जो पार्ट परसुएसिव वैल्यू का होता है उसे आप बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा। क्या कभी आपने अपने जजेस के लिखे हुए खूबसूरत से डिसीजंस को पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। कई बार जजेस शायरी लिखते हैं, कई बार स्टोरी लिख देते हैं, कई बार बहुत कुछ ऐसा लिखा जाता है विच हैज नथिंग टू डू विद द actual decision or issues discussed in the cases, but they were just their opinions. They are obiter dicta. ठीक है? And the reason why these precedents have authoritative value is because of the doctrine of stare decisis. अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 141 ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है जहां पे प्रेसिडेंट को एक वैल्यू दी गई है। ठीक है? अगर आप थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे दो थ्योरी है, एक है डेक्लेरेटरी थ्योरी, दूसरी है लॉ मेकिंग थ्योरी। बैक टू सालमन, सालमन का क्या कहना था? कोर्ट दे सकता है, लेजिस्लेशन दे सकता है, वही वही कहना है यहाँ पे साल डेक्लेरेटरी थ्योरी का कि समझो यहाँ पे कोर्ट कैन ओनली डिक्लेयर, कोर्ट कैन नॉट मेक लेजिस्लेशन थ्रू प्रेसिडेंट, कोर्ट कैन ओनली डिक्लेयर, वाइल लॉ मेकिंग थ्योरी में है कोर्ट कैन मेक द लॉ। इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं वो आपकी डेक्लेरेटरी थ्योरी, वेयर कोर्ट जो है एग्जिस्टिंग लॉज पे सिर्फ डेक्लेरेशन दे सकता है लेकिन कोई लॉ नहीं बना सकता। सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉज पे डेक्लेरेशन देना, whether it's constitutional, whether it's unconstitutional, that's it. You can only interpret the law, you can only declare on that law, but you cannot make the law. However, country like US, they follow the law making theory where court has more power and they can actually make law. So these are the two theories of precedent, हमेशा याद रखना। ठीक है? चलो। Now, coming back to schools. इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि बहुत सारे इसमें जूरिस्ट जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है? पहले स्कूल की बात करते हैं। पहले स्कूल है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपका एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल को इम्पेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है, ऑस्टिनियन स्कूल भी कहा जाता है। ऑस्टिनियन स्कूल क्यों? क्योंकि ऑस्टिन जो एक ज्यूरिस्ट है उन्होंने एनालिटिकल स्कूल में सबसे ज्यादा काम किया है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने अकेले ने काम किया है, सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है। ठीक है? अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज चले, सबसे पहले आए आपके जेरेमी बेंथम। ठीक है? जेरेमी बेंथम लेकर आए यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल, मैक्सिमाइज द प्लेजर, मिनिमाइज द पेन, एंड ही सेज दैट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ योर लॉ टू मैक्सिमाइज द pleasure of the people and minimize the suffering, right, by providing freedom. ठीक है? और इन्होंने नींव रखी एनालिटिकल स्कूल की, ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप सोवरेन द्वारा करवा सकते हैं। इसी को फर्दर डेवलप किया ऑस्टिन ने इन दी 18th and 19th सेंचुरी, जो आज की डेट में जिससे आपका लॉ इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग क्या है? ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ दो तरीके के हो सकते हैं, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। विच कम्स फ्रॉम योर sovereign would be a part of law properly so called and which doesn't will part of your law improperly so called। जो हम पढ़ेंगे वो है आपका लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड के अंदर ऑस्टिन ये बताते हैं कि लॉ क्या है? लॉ क्या है? लॉ है सोवरेन की दी हुई वो कमांड जो कि एक पॉलिटिकली सुपीरियर सोवरेन अपने से पॉलिटिकली इंफीरियर लोगों के लिए देता है, और वो कमांड हैबिचुअली ओबे की जाती है लोगों द्वारा, विच मीन्स विदाउट क्वेश्चन। एंड अगर हैबिचुअली ओबे नहीं की जाए तो फिर वहां पे लगता है सैंक्शन। तो अगर क्रक्स में बोलूं तो command given by a politically superior sovereign to a politically inferior person which is habitually obeyed otherwise backed by sanction is law according to Austin। ठीक है? तो क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ? पहला सोवरेन, दूसरा कमांड, तीसरा सैंक्शन। ये तीनों चीजें लगती हैं। पर सवाल आपसे मेरा ये है, क्या सारी की सारी ही कमांड जस्ट होती है या कोई कमांड अनजस्ट भी हो सकती है? वर्ल्ड वॉर टू, नाजीज, क्या सारी की सारी वो कमांड जो कि जूस किलिंग पे दी गई थी वो जस्ट थी? नहीं, दे वर अनजस्ट, दे वर अनजस्ट। बट आपको सोवरेन की कमांड माननी है, यही तो लॉ है, दैट यू कैन नॉट डिसओबे द सोवरेन कमांड। तो क्या उस बेसिस पे हम सारी किलिंग्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये आपको देखने को मिलेगा न्यूरमबर्ग ट्रायल में। ठीक है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पे ये छोटा सा डिस्कशन था। ठीक है?
चलो, अब अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो ऑस्टिन ने एक बात और कही है कि अगर मैं ऑस्टिन की डेफिनेशन से जाऊं तो क्या इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है, या फिर इंटरनेशनल लॉ लॉ है भी या नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में सोवरेन कौन है? क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस तो हर कंट्री की सोवरेनिटी डिटरमाइन करता है, और चार्टर में बोलता भी है कि नो कंट्री शुड एक्चुअली चैलेंज द सोवरेनिटी ऑफ द अदर कंट्री। तो अगर हर कंट्री सोवरेन है, तो फिर इंटरनेशनल लॉ देगा कौन? ठीक है। और अगर कोई सोवरेन नहीं है तो फिर लॉ आएगा कहां से? पहला। दूसरा, कि सैंक्शन कौन लगाएगा? कौन सी कंट्री? अगर कोल्ड वॉर को हटा दो, ठीक है, दोनों ही ब्लॉक्स की फाइट को हटा दो, तो कौन सी कंट्री किस कंट्री पे सैंक्शन लगाएगी? क्या सैंक्शन है? नहीं है। इसीलिए ऑस्टिन का कहना था दैट इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ, राइट। इसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हॉलैंड ने कह दिया कि दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। मतलब अगर आप इंटरनेशनल लॉ को लॉ बोलने लगे हो, तो फिर तो जुरिस्प्रूडेंस की बात ही नहीं होनी चाहिए। जुरिस्प्रूडेंस वहीं से वैनिश हो गया। सो दे डिड नॉट हैव एनी रिगार्ड फॉर द इंटरनेशनल लॉ। ठीक है। दूसरे जुरिस्ट की बात करें तो एनालिटिकल स्कूल में आपका दूसरा जुरिस्ट है हार्ट, जो कि बात करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स की। इन्होंने कहा है कि लॉ क्या है? लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स वो है जहां पे आप डिफाइन करते हैं कि दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू, विच आर द थिंग्स विच यू कैन नॉट डू। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ योर सब्सटैंटिव लॉ। फॉर एन एग्जांपल, भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है कि ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है। सबसे सेकेंडरी रूल यहाँ पे जो है, दे कम as complementary to your primary rules। प्राइमरी रूल्स को अचीव करने के लिए आपको सेकेंडरी रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। एंटीसीडेंट है वो यहाँ पे, जैसे कि आपके प्रोसीजरल लॉज। अगर सीआरपीसी नहीं होगा तो क्या आईपीसी में दिए हुए किसी भी सेक्शन का तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं। रास्ता कहाँ दिया हुआ है? रास्ता दिया हुआ है आपके सेकेंडरी रूल में, राइट। सो हार्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी रूल एंड सेकेंडरी रूल का कॉम्बिनेशन है लॉ। कैल्सन की बात करूं तो कैल्सन ने कहा है लॉ शुड बी प्योर। एथिक्स, मोरालिटी, रिलीजन, इन सब का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। और एक और कंसेप्ट जिसकी बात करी है कैल्सन ने, वो है ग्रैंड नॉर्म, कि एक लॉ ऐसा है जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते, और वही सोर्स है जिससे बाकी के सारे लॉज निकल कर आते हैं, योर कॉन्स्टिट्यूशन। बट डू यू चैलेंज योर कॉन्स्टिट्यूशन? आप कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हो, आप क्वेश्चन भी करते हो, तो क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन केल्सन के गण नॉर्म में फिट होता है? ये आपको सोचना है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट जैसे हम स्कूल की बात कर रहे हैं, दैट इज अ हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में एक जूरिस्ट जिसको अनडिनाइबली पढ़ना जरूरी है, भूल नहीं सकते हो, वह है आपका सैविग्नी। सैविग्नी ने क्या कहा है दोस्तों? सैविग्नी ने कहा है, ठीक है, मान लिया तुमने कहा है सोवरेन सोवरेन, खेल लिया सोवरेन सोवरेन। सैविग्नी के अकॉर्डिंग लोगों को कैसे बोल सकते हो? लॉ अल्टीमेटली बन तो लोगों के लिए रहा है ना। तो सैविग्नी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, लोगों की अपनी स्पिरिट जागी एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग लॉज। लोगों की उसी स्पिरिट से लॉ निकल कर आया, और इस स्पिरिट को सैविग्नी ने एक नाम दिया है वोल्कजीस्ट। ठीक है। वॉन सैविग्नी वाज अ जर्मन, वोल्कजीस्ट इज आल्सो अ जर्मन टर्म। भूलना नहीं इसको। पुचता ने एक स्टेप आगे बढ़ाया सैविग्नी को। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों की विल से निकल के आया है ना लॉ, ठीक है। तो जब लोगों ने सैविग्नी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। एक का कहना है होमोसेक्सुअलिटी क्रिमिनलाइज कर दो, एक का कहना है होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दो। किसकी सुने? दोनों ही लोगों की विल है। तो एक होती है जनरल विल, जो ज्यादातर व्यक्ति कहता है। दूसरी होती है लोगों की इंडिविजुअल विल, जो कुछ माइनॉरिटी के लोग कहते हैं। किसकी सुनोगे? जनरल विल की सुनोगे तो माइनॉरिटी के राइट्स इफेक्ट हो जाएंगे, तो विल के हिसाब से नहीं जा सकते। पुश्ता ने उसको सॉल्व करने के लिए कहा है जनरल विल वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट विल में आप मिनिमाइज करो और हार्मोनाइजेशन करो। तो वो सेल्फ इंटरेस्ट जो कि जनरल विल को हार्म कर रहा है, उसको ना रिकॉग्नाइज करो। तो एक तरीके से अपने गुरु सैविग्नी को सपोर्ट करने के लिए ही जस्ट टुक अ वन स्टेप अहेड। ठीक है। अगर हेनरी मेन की बात करें तो हेनरी मेन के अकॉर्डिंग लॉ जो है वो चार चार स्टेप से होके गुजरता है, चार स्टेजेस आती है। पहली बात, आपका जो कमांडर होता है, रूलर होता है, वो एक कमांड देता है,
ठीक है। लोग जब उसे धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं, तब वो कस्टम बन जाता है, इट बिकम्स अ कस्टमरी लॉ। ठीक है। उसी के बाद प्रीस्ट उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने लगते हैं, और एक समय बाद जो है वो कोडिफाई हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट, किसी राजा ने कमांड दे दी, धीरे धीरे लोगों ने फॉलो कर दिया, तो वो हमारे कस्टम का पार्ट हो गया। एक टाइम बाद प्रीस्ट हमें उसे एडमिनिस्टर करने लगे, और फ्रीडम के बाद हिंदू मैरिज एक्ट आपकी कॉडिफाई हो गई। सो दीज आर द स्टेजेस जो हेनरी मेन की इंडिया में एक्चुअली फॉलो हुई हैं। हिस्टोरिकल स्कूल में ये ज्यूरिस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें आप स्किप नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। चलो, नेक्स्ट स्कूल आते हैं आपका सोशोलॉजिकल स्कूल। सोशोलॉजिकल स्कूल में जो पहला ज्यूरिस्ट है आपका, वो है दिग्वित। दिग्वित बात करता है कॉमन नीड्स एंड डाइवर्स नीड्स की। कॉमन नीड्स वो, कॉमन नीड वो जो हर व्यक्ति की कॉमन है। ठीक है। हम सबको साफ हवा चाहिए, साफ पानी चाहिए, हम सभी की ये बेसिक नीड्स है, दीज आर कॉमन, जो कि सोशल इंटरडिपेंडेंस से ही की जा सकती है। सोशल इंटरडिपेंडेंस है, अगर हम एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो ये कॉमन नीड्स कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी। इसीलिए सोसाइटी में सोशल इंटरडिपेंडेंस जरूरी है। लेकिन कुछ डाइवर्स नीड्स भी होती हैं, जैसे मेरी अलग है, किसी और की अलग हो सकती है। हम सब इंडिविजुअल्स की कुछ अलग अलग नीड्स होती हैं, जो आपस में तालमेल नहीं खाती हैं। वो है आपकी डाइवर्स नीड्स। वो आप एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के थ्रू कर सकते हो। यू कैन ईदर पे फॉर दैट सर्विस, और यू कैन जस्ट हैव अ बार्टर सिस्टम लाइक ऑफ अ सर्विस। ठीक है। उसमें आपकी सोशल इंटरडिपेंडेंस नहीं भी होगी, तो भी इट इज स्टिल मैनेजेबल। ठीक है। वन ऑफ द अगेन ज्यूरिस्ट जिसे आप नहीं छोड़ सकते, वो है आपका रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड थोड़ा सा इंजीनियरिंग में विश्वास रखते थे, तो उन्होंने लॉ को इंजीनियरिंग के कंटेक्स्ट में निकाल दिया। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि लॉ का एक ही पर्पस है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसीलिए लॉ को लाया गया है। तो लॉ इज बेसिकली अ टूल। लॉ जो एक टूल है, जो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए लाया गया है। तो लॉ जो है यहाँ पे वो एक टूल है, जिसे सोशल इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जा सकता है, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। इंजीनियरिंग से आप क्या करते हो? इंजीनियरिंग से आप नई नई एडवांसेस लाते हो, विच मेक्स योर लाइफ इजी, विच मेक्स योर लाइफ बेटर। तो उसी तरीके से रॉस्को पाउंड का कहना है कि लॉ जो है सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए एक बेटरमेंट की तरह यूज किया जाता है। जिन उन्होंने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे कि लॉ जो है इन पांचों चीजों के लिए होना चाहिए, ताकि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो। पहला, क्रिमिनल लॉ। दूसरा, पेटेंट लॉ, कि लोगों की क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। क्रिमिनल लॉ से लोगों का एग्रेशन कंट्रोल किया जा सके। टॉर्ट से लोगों को रेमेडीज प्रोवाइड किए जा सके। कॉन्ट्रैक्ट से प्रोमिसेस कीप किए जा सके, और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लायबल कराया जा सके। सो दीज 5 postulates should be there while making law as a tool to minimize the conflict in the society। ठीक है। और अगर इंटरेस्ट की बात करें, तो रॉस्को पाउंड के लोगों के अकॉर्डिंग लोगों के 3 इंटरेस्ट होते हैं। एक पब्लिक, जो सबके कॉमन होते हैं। दूसरा प्राइवेट, जो लोगों के अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल। सोशल, जो कि आपके सोशल स्फेयर के इंटरेस्ट को गवर्न करते हैं। ठीक है। सो दिस वाज गाइस योर सोशोलॉजिकल स्कूल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बात करते हैं नेचुरल स्कूल की। नेचुरल स्कूल में फादर ऑफ ए नेचुरल स्कूल इज ह्यूगो ग्रोशियस, जिन्होंने वो लॉ दिया जो वॉर के टाइम पे और पीस के टाइम पे बनता है। ठीक है। जॉन लॉक, जिन्होंने बात की है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। आप स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें आपकी अपनी एक विल होती है। स्टेट आपके बहुत सारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है, और स्टेट के सामने आप अपने बहुत सारे राइट गिव अप भी कर देते हैं। इट्स मोर लाइक अ नेगोशिएशन बिटवीन यू एंड स्टेट। लेकिन कुछ राइट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टेट आपसे नहीं छीन सकता, दैट इज लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। जॉन लॉक का काफी कुछ प्रिंसिपल्स जो है थॉमस हॉब्स के ऊपर बेस है, क्योंकि थॉमस हॉब्स ने बात करी थी किसकी, सोच की, इनिशियली स्टेट के साथ किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लेकर आए थे आपके जॉन लॉक। ठीक है। रूसो की बात करो, तो रूसो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप स्टेट से करने जा रहे हो, उसमें इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीडम आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है। नाउ कमिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रन विद द नेचुरल स्कूल, कमिंग टू योर कंसेप्ट ऑफ राइट्स। ठीक है। राइट्स को अगर मैं, हाँ, राइट्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं, स्किप समथिंग, नो आई डिडंट।
फाइन। राइट्स को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो राइट्स यहाँ पे दो तरीके के होते हैं, सम आर लीगल राइट्स, सम आर मॉरल राइट्स। किसी के देखो, लीगल राइट्स विच यू आर बाउंड टू डू, जो आपको करने ही, जो आपको मिले ही मिले हैं, ठीक है, नहीं आप आपसे कोई नहीं छीन सकता वो लीगल राइट्स। वो लीगल राइट्स जो आपको स्टैट्यूट प्रोवाइड करवाता है, वो राइट्स जो आपका ग्रैंड नॉर्म बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं, योर फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि इन्फोर्स किए जा सकते हैं स्टेट की मदद से, कोर्ट की मदद से। बट कुछ मॉरल राइट होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं सोसाइटी में, बट आपको इन्फोर्स नहीं करा सकते। पब्लिक ओपिनियन होगा, हो सकता है कि आपको सोशल सैंक्शन मिल जाए उसका, लेकिन आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारे राइट्स यहाँ पे होते हैं। कोई डूब रहा है, ठीक है, मुझे तैरना आता है, मैं बगल से निकल रही हूँ, ठीक है, सामने वाला बोल सकता है भाई मेरा राइट है, मुझे बचाओ, है राइट टू लाइफ, मुझे बचाओ। मुझे नहीं बचाना, अगर मैं नहीं भी बचाऊंगी तो भी मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। थ्योरीज की बात करें तो राइट्स की दो थ्योरीज है, एक है आपकी विल थ्योरी, दूसरी है आपकी इंटरेस्ट थ्योरी। विल थ्योरी का ये कहना है कि राइट्स जो है हर इंडिविजुअल की अपनी एक विल है, अपनी एक विल है, वहां से निकल कर आते हैं, उसको स्टेट के रिकॉग्निशन रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज योर विल एंड द फैक्ट दैट यू आर बोर्न एज अ ह्यूमन, यू आर इंटाइटल्ड टू दैट राइट, यू डोंट नीड अ रिकॉग्निशन फ्रॉम अ स्टेट, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी की वही बात करने चले जाओगे तो इंटरेस्ट थ्योरी कह रहा है नहीं, योर राइट्स आर योर इंटरेस्ट विच स्टेट शुड रिकॉग्नाइज, which state should recognize, right? If I talk about the elements of rights जो कि सालमन ने दिए हैं, तो सालमन का कहना है कि जब ये चार एलिमेंट मिले तभी माना जाता है कि राइट है। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब वो व्यक्ति जिसको वो राइट मिला है, मुझे मिला ना राइट टू लाइफ, तो आई एम द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, जिसके अगेंस्ट में आपको वो राइट मिला है, राइट, किसके अगेंस्ट में राइट मिला है, तो मुझे ये राइट जो है राइट इन रेम, सबके अगेंस्ट में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अगेंस्ट में मिला है, तो जिसके अगेंस्ट में वो राइट मिला हो। कंटेंट, क्या राइट है, कौन से राइट की बात हो रही है, राइट टू लाइफ। टाइटल, क्या क्यों एंटाइटल्ड हूं मैं राइट टू लाइफ के लिए, बिकॉज आई एम बोर्न एज अ ह्यूमन, राइट। सो दीज आर द फोर एलिमेंट्स, द सब्जेक्ट जिसे राइट मिला, ऑब्जेक्ट जिसके अगेंस्ट राइट मिला, कंटेंट की वो राइट क्या है, एंड लास्टली वो टाइटल जिस वजह से आपको वो राइट मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ेंगे। तो अगर राइट्स को आपको क्लासिफाई करना हो तो पहला क्लासिफिकेशन है एंटीसीडेंट एंड रेमेडियल राइट्स। एंटीसीडेंट की बात करूं तो दीज आर द वेयर द राइट्स हैव बीन डिस्कस, सब्सटैंटिव। रेमेडियल जो कि साथ में चलते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, जिसके थ्रू आप एंटीसीडेंट राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। प्रोसीजरल, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट्स नो लूप होल्स, imperfect rights they are loophole, for example your limitation act, समटाइम्स आपके पास राइट तो होता है लेकिन वो राइट आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उस पर लिमिटेशन लग गई है। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पे एक पर्टिकुलर टाइम तक ही कोर्ट के पास जा सकते हो और इन्फोर्स करा सकते हो। अगर वो टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई, 5 साल बाद याद आया या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ था, उसको जाके इन्फोर्स कराना था, बट अब लिमिटेशन निकल गई है, तो राइट तो अभी भी है पर तुम उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। इम्परफेक्ट राइट्स, वेस्टेड एंड कंटिजेंट राइट। वेस्टेड राइट जो आप में वेस्टेड है, एकदम पूरी तरीके से इन्फोर्स करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिजेंट राइट जो एक कंडीशन पे बेस्ड है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी वो राइट मिलेगा। कुछ राइट्स ऐसे हैं इंडिया में जो आपको सिर्फ तभी मिलेंगे अगर आप इंडियन सिटीजन है तो देयर इज अ कंडीशन अटैच टू इट। राइट इन रेम, विद द राइट विच यू हैव अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई हैव राइट ओवर माई प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। परसोना, वो राइट जो आपको एक स्पेसिफिक इंसान के अगेंस्ट में मिला है। अगर मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तो मेरे पास जो राइट है सू करने का वो सिर्फ उसी इंसान के अगेंस्ट है। स्पेसिफिक पर्सन, प्रोप्राइटरी एंड पर्सनल राइट, आपकी प्रॉपर्टी पे आपका जो राइट है वो आपका प्रोप्राइटरी राइट है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, रेपुटेशन, बॉडी के ऊपर जो आपका राइट है, दैट इज अ पर्सनल राइट। लीगल एंड इक्विटेबल राइट, लीगल राइट जो इंडिया में रिकॉग्नाइज होता है, जो आपकी स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन से निकल कर आता है। इक्विटेबल राइट जो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस की बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, दैट इज अ इक्विटेबल राइट। एक जो चीज आपको पढ़नी है ध्यान से, वो पढ़ना है आपको ज्यूरल पोस्टुलेट्स जो सालमन ने दिए थे,
उन्होंने उसमें ड्यूरल कोरिलेटिव्स की बात करी है। फॉर एन एग्जाम्पल एवरी राइट हैज अ ड्यूटी। हॉफील्ड ने उसको एक स्टेप आगे बढ़ाकर ड्यूरल ऑपोजिट्स की भी बात करी है। ड्यूरल कोरिलेटिव्स तो है ही, ड्यूरल पोस्टुलेट्स भी है। जो ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है वो हॉफिल्स के ड्यूरल ऑपोजिट्स पूछे जाते हैं। गाइज मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप देम। जो हॉफिल्ड के ड्यूरल ऑपोजिट्स जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर पोजेशन एंड ओनरशिप। ठीक है, यहाँ पे पोजेशन की बात करो तो एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा कि फिजिकल यानी कि एक्चुअल पोजेशन होना चाहिए। आई हैव दिस वॉच, मेरे पास ये मेरे हाथ में है, मेरे पास फिजिकल पोजेशन है। कॉर्पस पोजेशनिस्ट बोलते हैं उसको। दूसरा एक मेंटल एलिमेंट भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए इसको पोजेस करने की। इसको एनिमस डोमिनी बोलते हैं, एनिमस डोमिनी। ठीक है। सेकंड, possession इन फैक्ट एंड possession इन लॉ के बीच का डिफरेंस। possession इन फैक्ट क्या होता है? possession इन फैक्ट जब आप एक्चुअली एक्चुअली उसको फिजिकली possess कर रहे हो। possession इन लॉ आपके पास लीगल राइट है उसको possess करने का, आपके पास लीगल राइट है possess करने का। ठीक है। प्रॉपर्टी आप किस किस तरीके से एक्वायर करते हो? टेकिंग, आप ले लेते हो, वो इलीगल भी होती है लीगल भी होती है। यानी कि जब आप कंसेंट से भी लेते हो, विदाउट कंसेंट भी लेते हो। ठीक है। डिलीवरी, एक्चुअली यू गो टू द टेकिंग में कंसेंट नहीं होती है प्रीवियस ओनर की। टेकिंग में प्रीवियस ओनर की कंसेंट नहीं होती है। ठीक है। अब वो लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। अब कंसेंट नहीं है तो सोच रहे हो लीगल कैसे हो सकता है? भाई बैरन लैंड है, नो मैंस लैंड है, तुमने जाके उसको ले लिया, किसी की कंसेंट तो नहीं ली, बट लीगल है ना, लीगल है। जिसकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, तुमने जाके खरीद ली, जिसकी नीलाम हो रही है उसका कंसेंट है क्या? उसका कंसेंट नहीं है। बैंक नीलाम करे प्रॉपर्टी, तुमने खरीद ली, कंसेंट तो नहीं है बट लीगल है। इलीगल जब किसी फैमिली को बाहर निकाल के घर पे कब्जा कर लिया, लगे रहो मुन्ना भाई, राइट, दैट इज इलीगल। बट टेकिंग में कंसेंट नहीं होता है। डिलीवरी में कंसेंट होता है, दो लोग मिलते हैं, एक पैसा देता है, दूसरा प्रॉपर्टी देता है, वो है आपका डिलीवरी। तीसरा ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब लॉ आपको मेंटेनेंस के केसेस में क्या होता है? पति के हाथ में बीवी के हाथ में प्रॉपर्टी आती है, दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है। सो दीज आर द थ्री वेज ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है। चलो नेक्स्ट बात की जाए आपके पोजेशन एंड ओनरशिप के, तो ऑस्टिन ने डिफाइन किया है कि अगर ओनरशिप है तो उनमें ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होना चाहिए। पहला, राइट इन रेम, यू शुड हैव राइट ओवर योर प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मेरी प्रॉपर्टी है, कोई भी व्यक्ति मेरी प्रॉपर्टी पे कदम नहीं रखेगा। ठीक है। इनडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूज, जैसे चाहो अपनी प्रॉपर्टी का वैसे इस्तेमाल करो, बट थर्ड पार्टी को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नाम की भी एक चीज होती है। बट आई कैन यूज माई प्रॉपर्टी हाउ एवर आई वॉन्ट। चाहूँ तो खाली छोड़ दूं, चाहे तो घर बना लूं, चाहे तो स्कूल बना लूं, चाहे तो छोटा सा मंदिर बना के छोड़ दूं, चाहे तो सिर्फ गड्ढा खोल के छोड़ दूं। माई प्रॉपर्टी आई कैन यूज द वे आई वॉन्ट। अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिस्पोजल, आप जैसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी को वैसे डिस्पोज करें, किसी को गिफ्ट में दे दें, किसी को 10 रुपए में बेच दें, किसी को 10 लाख में बेच दें, आप जैसे चाहे उस चैरिटी में दे दें, उसको वैसे डिस्पोज करें। लास्ट, अनलिमिटेड ड्यूरेशन। अब ये नहीं होगा कि प्रॉपर्टी तो है पर 10 साल तक के लिए रख सकते हो, नहीं, इफ दैट प्रॉपर्टी इज योर्स यू कैन कीप इट जब तक आप चाहो, इट्स ड्यूरेशन इज नॉट डिफाइंड। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग अगर ये एक दो तीन चार चीजें मिलती है तभी ओनरशिप कहलाती है। ओनरशिप बात करें तो ओनरशिप 5 तरह की होती है, कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल, या दूसरी सोल एंड को ओनरशिप। कॉर्पोरियल ओनरशिप में हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जिसे हम फिजिकली देख पाते हैं, पजेस कर पाते हैं, यानी कि टैंजिबल थिंग्स। इनकॉर्पोरियल इनटैंजिबल चीज की बात हो रही है, और कॉपीराइट, योर पेटेंट, योर ट्रेडमार्क। सोल ओनरशिप जब एक ओनर होता है, को ओनरशिप जब एक से ज्यादा ओनर होता है। ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप में जब एक ट्रस्ट क्रिएट होती है किसी बेनिफिशियरी के लिए, तो जो ट्रस्ट क्रिएट करता है वो ऑथर कहलाता है। प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रस्ट प्रॉपर्टी, और जिसको वो प्रॉपर्टी दी जाती है कि भाई इसके बेनिफिट के लिए इस प्रॉपर्टी को आप मैनेज करेंगे, वो होता है ट्रस्टी, और जिसके बेनिफिट में प्रॉपर्टी दी जाती है उसे हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, वी इन इंडिया रिकॉग्नाइज लीगल ओनरशिप। वेस्टेड एंड कंटिजेंट, वेस्टेड आपकी प्रॉपर्टी है, आपको वेस्ट कर गई, कोई कंडीशन नहीं है। कंटिजेंट ओनरशिप, ओनरशिप मिलेगी लेकिन वो कंडीशन पूरी करने के बाद, कंडीशन फुलफिल करने के बाद। ये है गाइस आपकी काइंड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लीगल पर्सनालिटी की। हु इज अ लीगल पर्सनालिटी? तो भाई सिंपल सी बात है, जिसके पास राइट्स हैं और जिसके पास ड्यूटीज हैं, वो होती है लीगल पर्सनालिटी। ये नेचुरल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। नेचुरल मतलब ह्यूमन बींग्स, अस, वी आर बॉर्न ह्यूमन बींग्स, नेचुरल। इमेजिनरी जिन्हें स्टेट पर्सनालिटी प्रोवाइड करता है, स्टेट जिन्हें पर्सनालिटी प्रोवाइड करता है, योर कंपनीज, योर कॉर्पोरेशन। ठीक है। अब एनिमल और डेड पर्सन के स्टेटस की बात करें तो एनिमल एंड डेड पर्सन आर नॉट कंसीडर्ड एज लीगल पर्सन। क्यों? एनिमल के कह तो सकते हो कि राइट है, पर क्या एनिमल्स पे कोई ड्यूटी इंपोज कर सकते हो? नहीं। एनिमल्स क्या अपने राइट एनफोर्स करवा सकते हैं? नहीं। उनके राइट्स कौन एनफोर्स करता है? उनके ओनर। तो टेक्निकली जो एनिमल्स को राइट्स दिए गए हैं, वो राइट्स वॉयलेट किसके हो रहे हैं? ओनर के हो रहे हैं। इसीलिए एनिमल्स आर नॉट कंसीडर्ड एज लीगल पर्सन। कैन डेड पर्सन उस पर कोई ड्यूटी इंपोज कर सकते हो? नहीं। कैन अ डेड पर्सन एंड कम एंड इन्फोर्स हिज राइट? नो। बट उसका जो रेपुटेशन और ब्यूरियल, डेड रेपुटेशन और ब्यूरियल राइट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भी उसकी लीगल एयर इन्फोर्स करते हैं, वो नहीं। सो दे आर नॉट कंसिडर एज लीगल पर्सन। हाउएवर आइडियल इज कंसिडर्ड एज अ लीगल पर्सन। ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इमेजिनरी पर्सन की बात करते हैं ना, उसको स्टेट रिकॉग्निशन देता है, स्टेट रिकॉग्निशन देता है, विच इज वाई दे आर कॉल्ड लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्संस। अब वो लीगल और ज्यूरिस्टिक पर्सन में सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कंपनी, जिसको किस बेसिस पे जो है वो पर्सनालिटी मिली हुई है। तो उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक है आपकी फिक्शन थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, पर्पस थ्योरी एंड ब्लैंकेट थ्योरी। ठीक है। कंपनीज किस किस टाइप, कॉर्पोरेशन किस किस टाइप की होती है? कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट विच इज रन बाय लॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, that is your corporation aggregate. Corporation run by a single person, that is your corporation soul. ठीक है। अगर मैं लास्ट टॉपिक की बात करो जूरिस्प्रूडेंस पे, टॉक्स अबाउट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी दो तरह की होती है, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल लाइबिलिटी वहां जहां जिसका मेन पर्पस होता है आपको रेमेडी प्रोवाइड करना, किसी को पनिश करना नहीं, रेमेडी प्रोवाइड करना। योर टॉट, योर कॉन्ट्रैक्ट, दे प्रोवाइड, दे आर सिविल लाइबिलिटी। जहां पे लाइबिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? डैमेजेस के थ्रू, कॉम्पनसेशन के थ्रू, रेस्टिट्यूशन के थ्रू, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू, इंजंक्शन के थ्रू, बट देयर इज नो पनिशमेंट। एम क्या होता है? टू अनडू द डैमेज, टू एटलीस्ट मिनिमाइज द डैमेज जो कि कॉज हुआ है। ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटी में एक्चुअली दिस इज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट, जिसको आप नहीं चाहते वो रिपीटेडली दोबारा हो, इसीलिए आप वहां पनिश करते हो। बिकॉज यहाँ पे माना जाता है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट किए जाने वाला गलत है, तो वहां पनिशमेंट दी जाती है। और अलग अलग थ्योरीज है पनिशमेंट की, डेटरेंट थ्योरी है, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, रेट्रीब्यूशन थ्योरी है। ठीक है। प्रिवेंटिव थ्योरी है। So guys, these were your topics which you should cover for jurisprudence while preparing for IBPS SO mains. मुझे पता है बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ मैच करके चलोगे तो jurisprudence एक्चुअली में इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। डिफिकल्ट नहीं है, अचीवेबल है, अचीव किया जा सकता है। ठीक है। वीडी मार्जिन उठाओ, पढ़ना शुरू करो। और अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है तो हमसे बात करो, पोर्टल पे जाओ, खोलो, देखो कि 999 में कितना कुछ अवेलेबल है आपके लिए। एक वो कोर्स जो आपको क्लासेस दे रहा है, रीडिंग मटेरियल दे रहा है, 15 मॉक्स दे रहा है, और एक अनहैम्पर्ड सपोर्ट सिस्टम दे रहा है जो आपके लिए आपकी स्ट्रैटेजी बना के आपको देगा। इस बार नहीं तो अगली बार के मेंस में जरूर काम आएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद किया, अच्छा लगा, शेयर इट विद वन ऑफ योर फ्रेंड जिसे जरूरत है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बट IBPS SO मेंस के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।